अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 का थीम नंबर 3 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये थीम जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में है कि पैसे की जो टाइम वैल्यू क्या चीज़ है। ठीक है, चलते हैं इसके लेक्चर्स की तरफ। तो सबसे पहले जी बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि पैसे की कदर क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट जिसे सूद कहते हैं, ये क्या चीज़ है। फ्यूचर वैल्यू, मुस्तकबिल में जो पैसे की क्या वैल्यू होगी, और प्रेजेंट वैल्यू या हाल में इसकी जो क्या वैल्यू है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको एग्जांपल से एक बताया गया है कि वुड यू हैव टू लाइक टू हैव 1 लाख नाउ और आफ्टर 1 ईयर। आप ये बताएं कि 1 लाख अगर आपके पास पड़ा है तो आप यही चाहेंगे कि 1 लाख जो अगले साल तक भी 1 लाख रहे, या इसमें से कोई इजाफा हो जाए, या आप ये चाहेंगे कि आपका जो 1 लाख है ये आने वाले साल में 1,10,000 बन जाए। ठीक है, तो जो 1 लाख है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है, और 1,10,000 है जो 1 साल बाद है वो इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है। फ्यूचर वैल्यू को आप पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, मतलब आपके जहन में एक आपके पास जो अमाउंट पड़ी है वो फ्यूचर में आप उसको कितनी देखना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम आपको अलाउ करता है कि आप जो इंटरेस्ट को अर्न करें, पर यू हैव टू डिफ़र द यूज़ ऑफ मनी। जो इसमें इसका इस्तेमाल है पैसे का वो इससे मुख्तलिफ है। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, ये किसी भी चीज़ की कीमत में, किसी भी सर्विस या कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज़ को कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसे इफ़रात ज़र भी कहते हैं। ठीक है, पर हर बंदा उसमें उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब चीज़ें वाई डू वी रिलेट इन्फ्लेशन टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम इसे क्यों इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, जैसा कि अब एक चीज़ के पैसे, एक चीज़ है जो कि 1000 रुपये की है, तो वो जब फ्यूचर में वो भी उसकी चीज़ में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इससे रिलेट करती है, क्योंकि अगर एक चीज़ आज हमारे पास 1 लाख है, उसकी जो कदर है वो 1 साल बाद वो नहीं रहेगी, वो उसमें तब्दीली आ जाएगी, इसलिए इसको हम इससे रिलेट करते हैं। इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी डू नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेशन को हम इनडायरेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं करते, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो और चीज़ है। इसमें चीज़ जो है वो बढ़ती है, पर ये हम लोग एक फ्यूचर वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। पर इन्फ्लेशन जो है वो कभी भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें पैसे की कदर कम हो जाती है, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो हम लोग एक सोचते हैं कि जो इन्वेस्ट किया है इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है कि जो एक सिंपल कोई चीज़ बंदा इन्वेस्ट करता है, उस पर जो वो प्रॉफिट अर्न करता है या जो उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। ये कैलकुलेट करेंगी एक रेट के साथ। एक रेट जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक 10% एक रेट होगा, उसके हिसाब से इसको आप जो है वो अर्न करेंगे इंटरेस्ट। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल और प्रिंसिपल अमाउंट, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या चीज़ फ़र्क होती है कि मिसाल तौर पे आपने 1 लाख रुपया जमा करवाया, ठीक है, और 10% उसका 10,000 जो है वो आपको उसकी पर ईयर या पर मंथ जितना भी आपके तय है आपको मिलता है। हर मरतबा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट पे उसकी इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, जो कि हम आगे देख लेते हैं, वो जो आपकी उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड होकर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के दरमियान। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। वही वाली बात आ गई कि जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगी, सपोज़ करें आपको 1 साल पहले साल में आपने 1 लाख जमा करवाया, आपको इंटरेस्ट मिला, वो बन गया 1,10,000, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट जो है वो उसकी मिलेगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो चार्ज विद सर्टेन रेट, इसके एक सर्टेन रेट होगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ हेयर द रेट इज़ अप्लाइड ऑन द बैलेंस प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट। यही वाली बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, यहाँ पे कंपैरिजन है। अ सिंपल इंटरेस्ट इज़ चार्ज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली विच रिमेन्स द सेम। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द करंट बैलेंस, जो करंट बैलेंस आपका होगा उस पर आपकी इंटरेस्ट जो है वो लगेगी। ठीक है,
which keeps on increasing every time when rate is applied. The compound interest is always more than the simple interest. तो ये बात आपने अपने ज़हन नशी कर लेनी है. अब हम करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है? इट इज़ अ करंट वैल्यू. कि वैल्यू ऑफ मनी इज आज वैल्यू क्या चीज़, पैसे की आज की जो वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे. तो द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज़ इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू द फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेशन इसकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर वैल्यू से. जो आज पैसे की कदर है वो ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ वी गिवन एन अमाउंट in future we are asked to calculate its present value, then we need to apply a formula to get it. अगर हमें मुस्तकबिल में कोई ऐसा पैसा मिले और हमें कहा जाए कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो एक फार्मूला है जो कि हम उसके लगा के हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फ्यूचर वैल्यू है कि ये आपकी जो पैसे की कदर जो है, ये कीमत है, वो मुस्तकबिल में क्या होगी, 1 साल बाद या कुछ सालों बाद. इसकी जो वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन वो भी इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से. इफ़ वी एन अमाउंट टुडे इट विल बी मोर इन फ्यूचर. अगर हमारे पास एक पैसे की एक रकम है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में हमारे पास कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू पीवी को से ज़ाहिर किया जाता है और फ्यूचर वैल्यू को एफवी से. पीवी इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू. अब मिसाल तौर पे प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सपोज़ करें आपको फ्यूचर वैल्यू दी जाती है 1,10,000 और प्रेजेंट वैल्यू दी जाती है आपको 1 लाख. तो आप जो 1,10,000 में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास, या अगर आपको इंटरेस्ट है मिसाल तौर पे आपको दी जाती है 1,10,000 आपके पास फ्यूचर वैल्यू है और 10,000 जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसकी हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट को हम इसके उल्ट कर सकते हैं कि 1,10,000 में से 10,000 जो इंटरेस्ट है वो निकाल दें तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, और अगर 1,10,000 में से 1 लाख निकाल दें तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. अब फ्यूचर वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट वैल्यू. सिमिलरली यही होना है, वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्लस करना है. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में आप प्लस करेंगे इंटरेस्ट, देन आपके पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी. अब इसकी एग्जांपल आपको बताएगी है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने की. एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज़ इन्वेस्टेड इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट 10% पर ईयर फॉर 1 ईयर. 1 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करवाया गया बैंक में, तो इसकी अमाउंट क्या होगी इंटरेस्ट की, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. पहले आपने इसकी इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, देन फिर आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इंटरेस्ट किस तरह से हम लोग करेंगे फाइंड आउट. पहले 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्लस मल्टीप्लाई बाई इस पर 10% इसका रेट था इंटरेस्ट का, और 1 साल के लिए थे, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे. ठीक है, तो आपके पास 10,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी. और फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो जो क्या अमाउंट बनती है 1 लाख प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,10,000. ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी. फ्यूचर वैल्यू इसकी एक और एग्जांपल दी गई है. अगर 1 साल के लिए पहले था तो यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 1 आएगा. अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल होंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई आप 2 से करेंगे, जितने भी साल आपको बताए गए हैं. सिमिलरली सेम एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ 2 का फ़र्क है. अब प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट. इफ़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इज़ 1,10,000. अगर एक फ्यूचर वैल्यू किसी चीज़ की 1,10,000 है, 1 साल बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए, और रेट इंटरेस्ट का क्या है, आपने 10% है. प्रिंसिपल वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 10,000. 1,10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख. इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई. कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करनी है जो कि 10,000 बनती है. वो इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे चूँकि हमें जो फॉलो करना है फार्मूला, तो इसलिए ये 1 लाख पे हम उसकी इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, तो वो बनेगा जी 10,000. ठीक है, अब जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी ओवर 1 प्लस आर टी. जबकि आर रेट है और टी जो है वो टाइम है. ठीक है, एफ वी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड होगा 1 प्लस आर टी. ओके, अब इसको एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को. 1,10,000 फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 जो प्लस 10% जो इसका रेट है इंटरेस्ट का, मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, एक साल के लिए था, तो ये इनको कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये बनेगा 1.1. अब इसको डिवाइड अगर आप करेंगे
1,10,000 को, तो ये आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। तो ये जो है फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू है जो कि हमें दी गई थी। अगर 2 सालों के लिए हो तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जो 1 हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमने देखनी है कि एग्जांपल, इफ़ द शेल्फ प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 5,000 एंड 20% डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन इट, व्हाट विल बी द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस को हमने फाइंड आउट करना है। डिस्काउंटेड प्राइस होगी जी आपके पास 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे 20%, तो ये बनेगा 1,000 जो कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस उसे कहते हैं किसी चीज़ पे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे जो डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाता है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस कहेंगे। तो 5,000 इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस को हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई 4,000 जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू को हमने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप एप्लीकेट करते हैं, एप्लीकेशन इसकी करते हैं, तो ये कंपाउंडिंग कहलाती है। अब कंपाउंडिंग इज़ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू किसी चीज़ की भी जब आपने फाइंड आउट करनी है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला आपने लगाना है, तो ये कंपाउंडिंग कहलाएगा। ये MCQs के लिहाज से भी आपका इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू विद द कंपाउंडिंग फैक्टर। ये भी चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखनी है। कंपाउंडिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 + r इनकी पावर n। n इज़ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, कितने सालों के लिए कंपाउंड किया गया। अब एक एग्जांपल आपको दी गई है, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 लाख आफ्टर 1 ईयर यूजिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट 10%, जो हर साल बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय, पहले आपने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है जी FV = PV 1 + r इनकी पावर n। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, इसको लिख लें कॉपी पे, PV = FV / 1 + r। ठीक है, उसमें जो है कंपाउंडिंग नहीं थी, या उसमें n वैल्यू एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बताया गया था। यहाँ पे इसकी कंपाउंडिंग पीरियड्स के बारे में दिए गए जो कि n है। FV = 1 लाख / 1 + 10%, इसकी जो आपने होल की पावर लेनी है 1, और इस तरह से आप फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि प्रेजेंट वैल्यू में इसको हमने मल्टीप्लाई 10 को करना था, उसके साथ कंपाउंडिंग जितने भी सालों के लिए वो आपकी इंटरेस्ट थी। ओके, अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। Here, if we compare it with the future value using simple interest in our earlier slides, it will be the same. ये सेम होगी क्योंकि ये अभी पहले साल की वैल्यू है, इसलिए। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन क्यों है कि ये क्यों सेम है, क्योंकि ये पहले साल की वैल्यू है, पहले साल में सेम इंटरेस्ट रेट होगा। अब जो फ्यूचर वैल्यू इसके दूसरे एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये 2 सालों के लिए अगर हो तो उसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए फ़ौरन फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी वैल्यू अब वही वाला फॉर्मूला है जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इसमें 1,21,000 इसकी वैल्यू आएगी, जबकि जब आपने सिंपल इंटरेस्ट के साथ इसको फाइंड आउट किया था 2 सालों के लिए, तो वो 1,20,000 था। ठीक है, यहाँ पे आपको वही चीज़ बताई गई है। ये भी क्योंकि ये कंपाउंडिंग जो रेट है हमेशा ज़्यादा होता है, और हमेशा जो इंटरेस्ट जो है के साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ दोनों को ऐड करके जो ये वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा है। अब ये आपको द फैक्टर विच इज़ व्हेन मल्टीप्लाइड विद एन अमाउंट गिव्स अस फ्यूचर वैल्यू इज़ कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ऐसा फैक्टर जिसे हम जैसे भी मल्टीप्लाई करें अमाउंट के साथ तो हमें फ्यूचर वैल्यू दे, इसको हम FVIF कहेंगे या फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहेंगे। ये कैलकुलेट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम, सो इट इज़ रिटन एज FVIF R, N। ये इसका MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन वी कंपेयर एन अमाउंट फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, लेट अस से 30 years, फॉर द फ्यूचर वैल्यू बिकम्स मच हायर दैन द सिंपल इंटरेस्ट। जब किसी हम फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो और बहुत से सालों के लिए फाइंड आउट करनी हो, तो फिर हम ये FVIF को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि 30 साल, 50 साल। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज accumulated ओवर टाइम, इवन मोर देन द प्रिंसिपल, एंड व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड द नेक्स्ट ईयर्स इट गिव्स मच हायर वैल्यूज़। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हो जाती है जितना आपने प्रेजेंट वैल्यू
या आपने प्रिंसिपल अमाउंट से भी कई दर्जे वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको एक फैक्टर के साथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक फार्मूला के साथ। When we have to calculate the value after let's say 5 years, the factor will be multiplied with the principal amount 5 times और its power is taken as 5। या तो अब इसको 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या इसकी आप सिंपली पावर 5 ले लेंगे। एफ वी इज़ इक्वल टू पी वी 1 + आर होल की पावर 5। जो n थी उसमें आपने 5 ईयर्स के लिए, इसी तरह अगर 30 होगी तो वो 30 लगा देंगे हम। आफ्टर द फर्स्ट टाइम when we multiply the factor with the principal, we multiply it with the previous value. That is not just the principal amount but the principal and the previous interest। वही वाली बात आ गई, ये कंपाउंडिंग हो रही है। And we always get a greater value with the simple interest। अब प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कहेंगे, जबकि फ्यूचर वैल्यू को करने को हम लोग जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहेंगे। अब डिस्काउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम डिस्काउंटिंग कहेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हुए हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसको हम कंपाउंडिंग कहेंगे। While discounting we apply the interest rate and calculate the value after subtracting the interest from the future value। यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग में हम कैसे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर वैल्यू को हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू में से वैल्यू जो इंटरेस्ट की वैल्यू को जो माइनस निकाल देंगे। द डिस्काउंटिंग अ बिल और अ नोट इज़ कॉमनली यूज्ड हियर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बिल एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड। PV discounting factor। The formula we use to calculate the present value is similar to that of future value, but here instead of multiply the present value with the factor we divide the FV with the factor। यहाँ पे हम multiply की जगह इसको divide कर देंगे, ठीक है। तो ये formula 1 divided by the compounding factor is the discounting factor। इसका formula क्या होगा, discounting factor is equal to 1/1 + Rn। या अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो ये जो n है वो माइनस हो जाएगा। दोनों तरीके सेम है, दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। Whenever we have to calculate the present value of a future amount, we multiply it with the discounting factor। जब भी कभी हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अमाउंट की हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि n इसमें नंबर ऑफ़ ईयर होगा कि कितने सालों के लिए जो फ्यूचर अमाउंट इसके डिस्काउंटेड है, एंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग पीरियड। फार्मूला इसके लिए क्या होगा, PV इज इक्वल टू FV ओवर 1 + R। ये इसका फार्मूला होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आपको, या आप इसको -n भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इफ़ वी गेट ₹1 lakh आफ्टर 1 year, गिवन द इंटरेस्ट रेट इज़ 10% पर annum, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू उसकी 1 लाख है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 10% ये इंटरेस्ट रेट है, और इसके जो ईयर्स हैं वो 1 है, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 90,000 जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, 90,909 रुपीज़। एक और एग्जांपल एक देखते हैं कि इफ़ वी गेट ₹1 lakh आफ्टर 2 year, गिवन द इंटरेस्ट रेट इज़ 10% पर annum, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, सिर्फ वहाँ पे -1 की जगह -2 लगाया है, ठीक है। आप इसे खुद कैलकुलेट करके लाजमी देखें, ताकि पेपर के दौरान फिर बहुत से स्टूडेंट्स से कैलकुलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी जी 82,645 रुपीज़, जो कि प्रेजेंट वैल्यू होगी। वी मे कैलकुलेट फ्रॉम द 2 एग्जाम्पल दैट इज़ मोर इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स लेस द प्रेजेंट वैल्यू। जितने ज़्यादा कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे उतनी लेस जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती रहेगी। एक और एग्जांपल है यहाँ पे आपको बताई जा रही, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो उसको 10 से 20% कर दिया गया है। यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आपने वही वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। 1 लाख प्लस मल्टीप्लाई 1 + 20% यहाँ पे जो कि दिया गया, और इसकी जो कंपाउंडिंग ईयर्स हैं 1 है, तो PV इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 83,333 रुपीज़ आपके पास प्रेजेंट
वैल्यू आएगी। From here we may conclude that the higher the interest rate, lesser the present value and vice versa. अब हमने PVIF, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू, इनके टेबल्स को देखना है। For the ease of calculation, table of future value interest factor and present value interest factor are available. Instead of applying the formula of PV and FV, we may just apply the amount with the factor to get the result. यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, टेबल्स दिए गए हैं, जिनको आपने देख लेना है। ज़रा ध्यान से आप लोगों ने वीडियो रोक के ज़रा ध्यान से देखना है। This is future value interest factor table. Here all the values of FVIF with the different rate and times period given. यहाँ पे आपको बजाय कैलकुलेशंस करने के आपको ईज़ के लिए आपके लिए एक टेबल दे दिया गया है जिसमें आप फौरी तौर पे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना है। टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 lakh एट 3% रेट आफ्टर 4 year, वी मल्टीप्लाई द अमाउंट विद द FVIF शोन इन द रेड कलर एज गिवन बिलो। इसमें सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं, ये पीरियड आपको दिया गया है, जो इंटरेस्ट रेट बताया गया ऊपर में, फिर नीचे वाले रो में आपको जो कॉलम दिया गया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये तमाम जो है ये ईयर्स हैं, और ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट है 3% जो इसका रेट है, और 4 सालों के लिए तो आपको जो रेड कलर दिया गया है इसको आप देख सकते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है? दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, सेम उसी तरह जिस तरह आपको बताया गया था। द कैलकुलेशन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 lakh एट 4% फॉर 5 year, सिंपली मल्टीप्लाई द अमाउंट विद द PVIF शोन इन द रेड कलर। इस तरह फ्यूचर वैल्यू को आपने कैलकुलेट करने के लिए 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ऊपर 4% इंटरेस्ट के नीचे 5 के आगे 5 जो पीरियड है 5 साल का जो वैल्यू है उसको अपने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर 3% रेट होता और 3 सालों के लिए होता तो हम 0.915 को हम लिखते हैं इसकी जगह, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, यहाँ पे एन्युटी को एक्सप्लेन किया गया है। एंड एन्युटी इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट्स फॉर इक्वल अमाउंट आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड। यहाँ से एन्युटी वगैरह का टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। एन्युटी क्या चीज़ है कि कोई एक सीरीज़ है पेमेंट्स की या रिसीट की जो कि इक्वल अमाउंट होगी, ठीक है। अगर 10,000 आपको मिल रहा है एक ख़ास वक्त के लिए तो वह 10,000 ही आपको मिलेगा। इफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2 lakh इज़ पेड एवरी ईयर इट विल बी एन एन्युटी, ठीक है, ये एन्युटी होगी। सिमिलरली ए पर्सन गेट्स 40,000 इंटरेस्ट पर मंथ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, जो कि सेम रहेगी जैसे कि आप सैलरी आप लगा लें। अगर एक वो सैलरी या इंटरेस्ट रेट आपकी है, या अगर आपका एक इंटरेस्ट पर मंथ आपको 40,000 मिल रही है तो वो एक ख़ास मिलती रहेगी जब तक, तो ये एन्युटी होगी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? एन एन्युटी वेयर द पेमेंट्स और रिसीट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी और अ डेफर्ड एन्युटी। यहाँ पे एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ये MCQs के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जो रिसीट है अगर आपको साल के या महीने के एंड पे मिलेगी तो ये आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी होगी, ठीक है। और इसमें आपने ईयर 1 से आपने पहले वैल्यू आपकी 0 आएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 0 से शुरू होगा। उसके बाद में जब ईयर 1 कंप्लीट होगा तब आपको इसकी इंटरेस्ट मिलेगी। पहले हमेशा 0 आएगा, देन फिर उसकी वैल्यू आएगी। If the insurance premium of 2 lakh is paid on 31st December of every year, then it will be an ordinary annuity. A future value of ordinary annuity, इसकी future value को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है जो कि आपने लिख लेना है। Future value of an ordinary annuity, we apply the following formula. FV is equal to R, ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस R माइनस N, इसकी वैल्यू होगी ब्रैकेट क्लोज ओवर R, जहाँ कि FV जो फ्यूचर वैल्यू है, R जो है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, कितनी इंस्टॉलमेंट आप करवा रहे हैं, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और N जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगी। कि ये पहले R जो है वो अमाउंट है जबकि N है नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैक्टर विच इज़ गिवन when multiplied with the amount of get future value of an annuity is called future value interest factor of an annuity। ये इसका जो इस फैक्टर को हम कहेंगे ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी कहलाएगा। इस फैक्टर को जो कि 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस R ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर माइनस N
ठीक है, ओवर आर ये इसकी होगा। एक जो है वो इसका एग्जांपल दी गई है, अगर 1000 हम पे करें एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू गिवन एट द 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट इज़ पेड। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ वी इज इक्वल टू जो 1000 क्या था, जो इसकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला में हमने ब्रैकेट ओपन की, 1 - 1 + 10% ओवर माइनस इसकी जो वैल्यू होगी -5 होगी, जो कि 5 ईयर्स के लिए है, ओवर 10% जो कि इंटरेस्ट रेट होगा। पहले आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, और आपको ने इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है ये 10,000 के 1000 के साथ, तो आपकी ये वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी गई है, जो कि आपने अगर इस टेबल को फॉलो करते हुए यूज़ करना है तो सिंपली वही वाली एग्जांपल है, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपने इसको ये पूरा फार्मूला की जगह आपने इस टेबल में से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना, पर आपको पेपर में ये टेबल नहीं दिया जाएगा। पेपर में आपको ये फार्मूला लगा के ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। आप मैथ टाइप को यूज़ करना लाजमी सीखें। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एज एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट्स, सो लाइक फ्यूचर वैल्यू वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन वन गो बाय यूजिंग अ फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज़ करना है? सेम फार्मूला तकरीबन है, ठीक है, इसमें भी वही वाली वैल्यूज़ है, सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है, r मल्टीप्लाई 1 - 1 + r - n ओवर r, तो सेम वैल्यू फार्मूला इसका यही वाला है। इसमें भी आपने अगर आपको बताया जा रहा है कि 3000 आपको पेड करना है एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 7 ईयर, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू द गिवन 8% जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 3000 जो इसकी इंस्टॉलमेंट की रेट था, अमाउंट थी वो, उसके बाद में नंबर ऑफ़ ईयर्स को, ये सारा आपने वैल्यूज़ को करके इसको आपने इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। द फैक्टर विच इज़ गिवन मल्टीप्लाई विद द अमाउंट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। इसका भी सेम ही होगा, ठीक है, सेम आपको बताया जा रहा है तो आपने इसका भी सेम ही देखना है। फ्यूचर वैल्यू के लिए भी ये सेम ही है, सेम है इसका फॉर्मूला। इसका भी आपको टेबल आगे दिया गया होगा, वो भी आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं। अब आगे एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या है कि जब आपको पेमेंट साल के शुरू में कर ली जाए, इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड, हियर द अमाउंट्स एट द स्टार्ट ऑफ एवरी टाइम पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ टाइम ईयर, ठीक है, इसमें सिर्फ यही फ़र्क है। अगर आप पेमेंट्स को या रसीट को साल के एंड पे करेंगे तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी, अगर उसके शुरू में करेंगे तो एन्युटी ड्यू होगा। ये सिंपल सा एक फ़र्क है। जैसे कि अगर एक बंदा इसकी पेंशन रिसीव करेगा स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, या कोई पर्सन पे करेगा अपने घर का रेंट जो हर महीने के शुरू में। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट करना है? लाइक एन ऑर्डिनरी एन्युटी वी मे ऑल्सो कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है, वही वाला पहले एफ वी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट ओपन 1, इसमें फ़र्क है 1 + r ओवर n पावर n -1 करेंगे और ओवर r करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + r के साथ, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का है? ऑर्डिनरी एन्युटी में 1 में से माइनस हम कर रहे थे 1 + r ओवर n को, इसमें हम 1 + r इसकी पावर n को हम में से 1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है वो पहले पे की हुई है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + r से। ये वही चीज़ें हैं, r अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। अब प्रेजेंट वैल्यू को हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है? लाइक अ लिटिल वेरिएशन इन द एफ वी फार्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी वी कैन कैलकुलेट द सिमिलरली एन्युटी ड्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि पी वी इज़ इक्वल टू r 1 - 1 + r -n + 1 ओवर r + r, उसमें हमने 1 + r था, देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था जबकि यहाँ पे इसको प्लस करना है। अब आ गया जी परपेचुटी।
परपेचुटी इज़ एन एनुटी डैट नेवर एंड्स और डैट एंड्स एट इन्फिनिटी, जो कि एक लामहदूद मुद्दत के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स या आपके इंटरेस्ट वगैरह या कोई भी अमाउंट पे की जाती है, इसको परपेचुटी कहेंगे। दिस मीन डैट देयर आर इनफाइनाइट payments in the perpetuity, so theoretically we do not calculate the FV of a perpetuity, as it will at infinity we can calculate the present value। फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक इनफाइनाइट टाइम है, आपको टाइम का पता ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। द रीज़न ऑफ हैविंग अ फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज़ डिमिनिशिंग वैल्यूज़ ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, जो कि इसकी डिमिनिशिंग वैल्यूज़ होंगी। The present value of every next year installment is lesser and lesser due to more discounting period. So after some year, the addition to the total present value of perpetuity is negligible. If we have perpetuity of rupees 100 per year, then the value of 40th installment at 20% per annum will be just rupees 01, will further reduce to the passage of time। 40 साल बाद जो इसकी वैल्यू है वो अगर हम 100 रुपये पर ईयर के लिहाज से परपेचुटी देखें, ठीक है, और इसकी 40th इंस्टॉलमेंट पे जो कि 20% पर एनम के लिहाज से रिड्यूस हो तो वो 0.1 रह जाएगी और इसके वक्त के साथ और कम हो जाएगी। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी टू डेसिमल प्लेसेस, जब अप टू नियरेस्ट पैसा एक ख़ास मुद्दत या एक ख़ास रकम तक आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी, द फार्मूला वी यूज़ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज़ रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, वेयर वी पुट n इक्वल टू इन्फिनिटी, जहाँ पे हम n को इन्फिनिटी के बराबर कर देंगे। PV इज़ इक्वल टू R ओवर स्मॉल r, जहाँ पे R अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है और R छोटा जो है वो डिस्काउंटिंग रेट है। एग्जांपल देंगे, इफ़ वी हैव परपेचुटी ऑफ रुपीज़ 1000 पर ईयर एट 10% पर एनम, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू होगी 1000 ओवर 10%, तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 10,000। डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग फैक्टर ऑफ एन्युटी यूजिंग टेबल्स, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग फैक्टर बताए जा रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी यूजिंग द टेबल, वी मे हैव यूज द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी टेबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू विच रिड्यूस our calculation। If rupees 5,000 are paid at the end of every year for 4 years, what will be the future value given that 2% per annum interest rate is paid? Multiply the installment amount with the FVIFA। ये कैसे करेंगे? 2% रेट है, चार साल है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। सिमिलरली आपने ये भी इस तरह से कर लेना है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी वही उसमें 3% एंड 5 ईयर्स के साथ आपने कर लेना है। अब एन्युटी ड्यू है, ठीक है, वी में यूज़ द FVIFA और PVIFA tables to calculate the present and future values which reduce our calculations। To calculate the present value we need to multiply the FVIFA with 1 plus R and PV we need to take the value of n minus 1 and add amount of installment R in the values। ये आपको बताया जा रहा है, आपने इसको नोटिस करना है। अब मिक्स्ड कैश फ्लो है। मिक्स्ड कैश फ्लो क्या है? दे आर सिंगल अमाउंट्स एट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी कैन कैलकुलेट देयर फ्यूचर वैल्यूज एंड प्रेजेंट वैल्यू रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली there are a series of amount called annuities and their future and present values can also be calculated using some formulas। In addition to these, there are some cash flows which are neither single amount nor annuities called mixed cash flows। यहाँ पे कैश फ्लोज किसे कहेंगे कि जो आपके कारोबार में या बिज़नेस में जौन सा पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो को बहुत से मल्टीपल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं, तो इनको मिक्स कैश फ्लो कहेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्स कैश फ्लो किस तरह के हैं? एज मिक्स कैश फ्लोज आर सीरीज ऑफ अमाउंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स बट द अमाउंट आर नॉट द सेम एंड इन सम केसेस टाइम पीरियड में ऑल्सो वेरी, टाइम पीरियड भी वेरी करता है, सो इट इज़ टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़।
Like annuities and single amounts, we do not have any specific formula for mixed cash flows, but we need to improvise to calculate their present values and future values. या मिक्स्ड कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिक्स्ड कैश फ्लोज में ऑफ बी द फॉलोइंग टाइप्स ऑल डिफरेंट अमाउंट्स, टू और मोर एनुटीज़ एंड डिफरेंट अमाउंट्स. तमाम अमाउंट्स डिफरेंट होंगी, दो या दो से ज़्यादा एनुटीज़ होंगी और एनुटीज़ एंड डिफरेंट अमाउंट्स होंगी. देयर इज़ नो गिवन मेथड टू सॉल्व दिस एज द नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ कैश फ्लोज एंड सीक्वेंस आर डिफरेंट. The key to solve such a problem is minimize the calculation with the minimum application of formula. The value should be calculated. यहाँ पे क्या होगा जी, आपको कितने सालों के लिए बताया जा रहा है. देखिए पहले 3 सालों में ये सेम है, ठीक है. उसके बाद में जब ये 2004 ये 4 साल बाद ये क्या होगा, 4 साल बाद आपका 4000 अमाउंट हो जाएगी, ठीक है. और इसकी अमाउंट 2000 हो जाएगी. ये 4 सालों के लिए होगी और उसमें आपका वैल्यू आपकी वही सेम रहेगी. अब इसमें क्या आपने करना है, इस तरह से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे ये 4000 आ जाएगा जो कि इसकी वैल्यू है. अब ये इसमें ऐड हुआ और ये बन गया 5000 और उसके बाद में इसमें 2000 ऐड हुआ तो ये बन गया कितना, 7000. उसके बाद में इसमें 1000 ऐड होता रहेगा और ये 8000 बन जाएगा, ठीक है. टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू वी नीड टू एनालाइज मिक्स्ड कैश फ्लोज इन कंपोनेंट्स. Present value and future value of each component is separately calculated, then all values are summed up to get the total present value and future value. So the process to first calculate the present value and then further discount it or calculate the present value and further compound it. Present value of mixed cash flow, ये हम कैसे find out करेंगे? Let us take this example. Here we have 3 annuities. 3 हिस्सों में annuities है हमारे पास. 1000 वाली 3, 4000 2000 वाली 4 और 3000 वाली 3 सॉरी, ठीक है. इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 10%, द शॉर्टेस्ट वे वी विल बी टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 3 एनुटीज़ वन बाय वन. पहले हमारे पास ये 1000 है, ठीक है. ये 3 साल के लिए है तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% माइनस 3, क्योंकि ये 3 सालों के लिए था, डिवाइडेड बाई 10%. तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2487 रुपये. फिर उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 दूसरे के लिए हम कैसे करेंगे, 2000 को 4 सालों के लिए होगा, ये फॉर्मूला लगेगा. और उसके बाद में 1 + 1 जो होगा इसको हम -3 वैल्यू लेंगे इसकी, ठीक है. और इसको हम डिस्काउंट कर देंगे. ये क्यों आ रहा है डिस्काउंट फैक्टर, 10% ये होगा ऐड इसमें. और उसके बाद में -3 जो है वो इसके डिस्काउंटिंग इसकी है 3 सालों के लिए. उसके बाद में यहाँ से देखिए 3 सालों के लिए डिस्काउंट होगा. देन ये अब ये 7 चीज़ें 7 होंगी. 4 जो है वो 2000 वाली और 3 जो है वो 1000 वाली, तो यह -7 आ जाएगा. यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो उनको समझ नहीं आती, जो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 3 सालों के लिए 1000 वैल्यू होगी, 4 सालों के लिए होगी 2000, तो टोटल ये कितने साल हो गए, 7. तो ये माइनस वैल्यू 7 हमने इसलिए ली है. जबकि ऊपर वाली वैल्यू में -3 वैल्यू क्यों ली थी, क्योंकि पहले 3 सालों के लिए था. अब इन सबको हमने प्लस करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. अब एक और एग्जांपल लेनी है हमने यहाँ पे. लेट अस अनदर एग्जांपल. हियर वी हैव 3 एनुटीज ऑफ इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 10% per annum, द शॉर्टेस्ट वे वी विल बी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस कैश फ्लो विल बी गिवन अंडर. इसके लिए यही वाला सेम वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि 8 सालों के लिए सेम वैल्यू है. तो यहाँ पे हमने इसे कैसे करना है, 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 10% -8. -8 क्यों लिया है, क्योंकि ये 8 सालों के लिए पूरा टाइम था. उसके बाद में सिमिलरली 9 के लिए भी हम 9 इसलिए लिया है क्योंकि ये 3000 के लिए 9 लिए, 9 पे वैल्यू है, और 5000 के लिए 10 लिए कि 10 पे वैल्यू है. फिर इनको प्लस करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ मिक्स्ड कैश फ्लोज, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स्ड कैश फ्लो कैसे करना है, कैलकुलेट. लेट अस टेक द सेम एग्जांपल एंड नाउ कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 10% per annum, एंड अगेन द शॉर्टेस्ट वे वी कैलकुलेट फार्मूला द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल 3 एनुटीज़ 1 by 1. फ्यूचर वैल्यू क्या है, सेम फार्मूला लगना है, ठीक है. 1000
मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये आ जाएगी वैल्यू। तो 1.1 जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा, इसके साथ हमने 7 के साथ हमने इसको कर देना है। फ्यूचर वैल्यू 7 सालों के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद में ये हमने उल्टा चलना है। प्रेजेंट वैल्यू में पहले 3 फिर 7 आएगा, इसमें 7 3 एंड देन पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपने इसको फॉर्मूलाज को देखना है और इसकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लेना है। सेम आपने ये वाला फॉर्मूला भी आपने एक और एग्जांपल को ऐसे ही देख लेना है। इस तरह से अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग होगी। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज पर परसेंट पर एनम। दिस मीन दैट सर्टन अमाउंट पर 100 विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। कुछ सालों 100 रुपये 1 साल बाद पे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ 10% पर एनम, दिस मीन दैट 10% एवरी ₹100 will be paid after 1 year. ₹10 per every ₹100 will be paid after 1 year. This means that the rate will be applied on the amount once in the year. Shorter period क्या होगा जी? Now if the rate of interest remain the same but it is applied for more than once in a year, it will greater value future value और lesser present value. ये क्या मतलब बताया जा रहा है? एक तो हम 1 साल बाद पहले वैल्यू का फाइंड आउट करते थे, पर अब 1 साल में से एक साल के अंदर ही हम लोग ज़्यादा मरतबा जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग होगी। इसमें फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। फ्यूचर वैल्यू इंक्रीजेज बिकॉज अप्लाइंग द रेट मोर देन वंस। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ अप्लाइड ट्वाइस then the first time rate will be applied on the principal amount for 6 months and the second time on the principal plus interest for 6 months. यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। इफ़ ₹1000 आर इन्वेस्टेड फॉर 1 year at 10% per annum, what will be the future value? If the compounding is done biannually, what will be the future value then? शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग कैसे होगी जी? इसका पहले अपने कंपाउंडिंग करनी है। आपने 1000 को 1 प्लस 10% इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपने फॉर्मूला लगाना है 1000 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स, तो आपके पास ये आएगा मल्टीप्लाई बाई 6/12, क्योंकि ये हाफ ईयर के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू ये आएगी। उसके बाद में फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 प्लस 50 जो कि आपने फाइंड आउट की थी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 1050 आ जाएगा। इसी तरह से अब 52 रुपीज़ कैसे आएंगे? 1050 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 12, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी 52.5। और अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1120 रुपये माइनस 0.5, ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, जो कि ज़्यादा होगी। हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला इन केस ऑफ शॉर्टर कंपाउंडिंग पीरियड। Shorter compounding actually increase the effectiveness of rate of interest. So a formula is devised to calculate the future value and present value using short period compounding. This formula is referred to as effective rate of interest formula, which will be discussed. Shorter period discounting, as we have discussed shorter period compounding, similarly there is shorter period discounting. Similarly इस तरह discounting भी होती है. This means that as applying interest rate more than once in a year increase the future value. Similarly applying the rate more than once also changing the present value. Shorter period discounting. Why shorter period discounting gives us different present values? When we apply the rate once in the year to get a present value, it deducts the interest of full 1 year from the total future value. Nevertheless, when we apply that rate twice in a year, then the first time it is applied on the future value, then on the lesser amount. Shorter period discounting, if the discounting is done twice a year, in the first half interest is applied on the future value. After 1 year, discounting is done twice a year. In the first half interest is applied on the future value. After 1 year, in the second half of the year, the interest is deducted from the future value, which is 6 months
from now, which is less than the future value after 1 year. Hence we get a greater present value. Now let us try to understand with an example. अगर 1000 रुपया एक साल के लिए आज से हम लोग पे करें और हमें इसकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना हो जो कि 10% पर एनम है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी? इफ़ द डिस्काउंटिंग इज़ डन बाय एनुअली, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू देन? यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे? 1000 वो सेम वाला फार्मूला लगेगा, बस सिर्फ -1 इसकी पावर में फ़र्क आएगा। तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी 9900। अब इसको हम डिस्काउंट करेंगे, जो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6/12 जो कि 6 महीने के लिए है, तो वैल्यू आएगी 50। उसके बाद में इसकी वैल्यू में से हम लोग जो 1000 में से 50 रुपीज़ को निकालेंगे तो बनेगी 9950 रुपये। सिमिलरली 9950 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 के साथ, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 49.75। और इसको हम निकालेंगे 9950 में से 49.75 को निकालेंगे तो हमारा 99.25 वैल्यू आएगी। फॉर्मूला के साथ भी आपको सेम आ रही है और इस तरह भी आपको पता लग रहा है। Like shorter period compounding, the formula of effective rate of interest is also used to calculate the present value, which will be discounted in the next lectures. Discussed in next lectures. Continuous discounting and compounding. The concept of continuous compounding, we have discussed the shorter period compounding and shorter period discounting, where the compounding and discounting period are reduced from 1 year. Now if compounding or discounting periods are reduced to 2 to 4 or 12 or 52 or 30 365, the effect will be higher and higher. यहाँ पे ये तो हमने एक साल के लिए बात की थी, पर अगर ये कुछ महीनों में आ जाए और एक साल के हर दिन के लिए आ जाए तो वैल्यू जो है इसका हाई होगा। If we keep on reducing the compounding and discounting period from 1 year to half a year, a month, a week, a day or an hour, a minute or a second, even lesser, it becomes a case of continuous compounding or discounting. The formula for continuous compounding and discounting, यहाँ पे the formula for future value of with continuous compounding is FVN is equal to PV bracket open E bracket close and R multiply by N, ठीक है। वेयर आर जो है PV FV जो है फ्यूचर वैल्यू है, N ईयर्स है, PV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, E एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा 2.718 होगी। द फार्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन अंडर, ये जो आपको फार्मूला पहले बताया गया है। इफ़ द ₹1000 are continuously compounded at 10% per annum for 2 years, what will be the future value? तो वही फॉर्मूला आपने लगा देना है। ई की वैल्यू 2.718 को आपने लगाना है और 0.1 इंटरेस्ट रेट है, जबकि 2 जो है वो ईयर्स हैं, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इफ़ ₹1000 आर कंटिन्यूसली डिस्काउंटेड 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, वट विल द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है? सेम आपने वही फार्मूला लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू इज N इज इक्वल टू FV, E की वैल्यू के साथ इसकी पावर लेनी है -R मल्टीप्लाई बाई N। सिर्फ R की वैल्यू को अपने माइनस कर लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को। बाकी सारा फार्मूला सेम है, इसमें E की वैल्यू सेम लगानी है और कैलकुलेशन के बाद आपको ये वैल्यू आ जाएगी। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जिसे ERI भी कहते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दैट द शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट। We may put it on other words that when a rate of interest is applied for shorter periods, it increases the effectiveness of a rate. That is, the same rate of interest gives a higher future value. Is called effective rate of interest. जब एक जो रेट है, जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हायर फ्यूचर वैल्यू दे तो इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे या ERI कहेंगे। द रेट विच इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर शॉर्टर पीरियड, ये शॉर्टर पीरियड के लिए एडजस्ट नहीं होता। वी यूज़ अ फार्मूला टू कन्वर्ट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इफेक्टिव रेट। द फॉलोइंग इज द फार्मूला। ERI इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 + R/M
ब्रैकेट क्लोज m पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। वेयर m इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन अ ईयर, एक साल में कितनी मरतबा कंपाउंड कर रहे हैं आप, ठीक है। इसको m के बराबर होगा, r नॉमिनल रेट होगा और ERI इफेक्टिव रेट होगा। एज जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज पर ईयर और पर एनम। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन एज पर ईयर विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। ये कॉमन नहीं है कि आपको ना दिया हो। देन m इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन द पीरियड फॉर विच द रेट इज़ गिवन। जो जितनी मरतबा आपको कंपाउंडिंग करने के लिए दी गई है, तो ये फिर आपको ये होगा आपका इसका रेट m की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल rate is annual or compounding is done quarterly, then m is equal to 4 quarter year. If compounding is done monthly, then m is equal to 12. If rate of interest is given as per semi year या half a year, then m is number of compounding period in a semi year. इसको if compounding is done monthly, then m is equal to 6 month in a semi year. Okay, applicant of ERI example, if the nominal rate of interest is 12% per annum and it is to be converted in semi annual rate, what will be the rate value if the quarter rate and monthly rate is ERI is equal to 1 plus R over m bracket close m power -1 multiplied by 100। तो इन वैल्यूज़ पुट करके आपको ये वैल्यू जो नीचे दिखेगी ये आएगी। अब इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? Shorter period compounding increase the effectiveness of interest rate and hence the calculated effective rate of interest. What if we want to apply a nominal rate for shorter period, keeping its effectiveness the same and reducing the rate for extent that with shorter period compounding it gives the same future values. One way to convert an annual rate to equivalent rate for a shorter period that seems workable is dividing the nominal rate by number of periods in a year. That is for semi-annual 2 or for quarterly 4 as under. जितने रेट परसेंट होगा उसको आपने जितने इंटरेस्ट को उसने डिवाइड कर लेना, इक्वल रेट होगा, ठीक है। अगर आपने 12% ही करना है, अगर वो सेमी एनुअल तो उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रॉन्ग कैलकुलेशन। The formula to calculate the equivalent rate of interest is given under 1 plus r power 1 over n minus 1 multiply by 100। जो r है इसमें nominal rate of interest है, number of compounding period in 1 year if the nominal rate is annual। If we are given 12% per annum nominal rate interest rate, the rate is to be applied on quarterly basis। What is equivalent percentage rate? तो ये फार्मूला में आप पुट करेंगे, n में आप 4 लगाएंगे 1/4, तो आपको इस तरह फार्मूला आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं लगा के वैल्यूज़। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन द एग्जांपल वी कैलकुलेट द इक्वल रेट इंटरेस्ट रेट इज़ 2.8737, whereas if we divide 12% by 4 we get 3। To verify the equivalent rate, let us calculate the future value of ₹1000 after 3 years using the two rates। अगर फ्यूचर वैल्यू 3 साल के लिए हो, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू में आप 1 + 2 पर 2.8737 इसकी वैल्यू 12 लें तो ये वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू 1 + 3/12 तो ये 1425.76 आएगा। अब आएगा लोन अमोर्टाइजेशन या कैलकुलेटिंग इंस्टॉलमेंट्स। Time value of money has several application. Loan amortization is a process of repaying a loan in installment over a period of time। तो amortization कैसे कहते हैं कि किसी भी लोन को इंस्टॉलमेंट में पे करना, ठीक है। तो इसको आप एक पीरियड के बाद तो इसको आप कहेंगे amortization। Each installment contains some principal repayment and interest। इसमें आपकी इंटरेस्ट भी शामिल होगी, प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा वो भी शामिल होगा। Loan amortization schedule. The process of loan amortization is carried out by making a loan amortization schedule. Loan amortization schedule is a table which we have the regular installment amount, the principal repaid in each installment, amount of interest in each installment, and the remaining balance. Calculate the installment. The first step is to making a loan amortization schedule is to calculate the amount of loan installment.
दिस इज़ डन बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ लोन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच लोन इज़ टेकन। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वी हैव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एज अंडर PV is equal to R multiplied by 1 minus 1 plus R minus N over R, where PV is taken as a amount of loan, R is the amount of loan installment, R is rate of interest, N is the number of installments. If we borrow rupees 1 lakh for a period of 5 years, 10% per annum interest, what will be the amount of installment? PV is equal to R multiplied by bracket open 1 minus 1 plus R minus N पावर है ओवर आर। तो ये कैलकुलेशंस के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आ जाएगा। अब कंटिन्यू विद एग्जांपल विद द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, लोन अमाउंट, लोन पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये सारा बताएगा। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज़ 26,379.75 रुपीज़। लेट अस मेक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। कैसे बनेगा जी, ये ऑर्डिनरी एन्युटी थी तो पहले इंस्टॉलमेंट 0 आएगी, बैलेंस आपका 1 लाख रहेगा। उसके बाद में आपने इंटरेस्ट पे की, इसमें इंस्टॉलमेंट आपने जो बनाई है वो 26,379 रुपये की बनाई है, ठीक है। 1 लाख इंटरेस्ट है। अब आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट में से इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है, और आपके पास आएगी 16,379 रुपये। और आपने इस 16,379.75 पैसों को क्या करना है, 1 लाख में से निकाल देना है। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 83,620 रुपीज़, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से आपने कंटिन्यू करते रहना है। इंस्टॉलमेंट आपकी सेम है। अब आपने इस तरह से इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना है, इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन आपने फर्दर अपनी करते रहना है और इस तरह वो आप देखेंगे एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एंड पे बैलेंस 0 आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट्स आपकी सेम रहेगी, जबकि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता रहेगा। उसके बाद में लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल दूसरा बनेगा। कंटिन्यू विद एग्जांपल, 100,000 का आपने लोन लिया है 5 सालों के लिए, तो जब ये आपकी एन्युटी ड्यू के लिए होगा जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है, इसमें आपने क्या करना है जी, ये फॉर्मूला पहले लगाएं, R मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 प्लस R माइनस N प्लस 1 पावर है ओवर R डिवाइड प्लस R करेंगे। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका R की वैल्यू आएगी जी आपके पास 23,981 रुपये, जो कि इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट आपने कोई पे नहीं की क्योंकि ये साल के शुरू में थी, आपने लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम रही और उसमें से आपने बैलेंस आपके पास जो बचा वो आपने 1 लाख में से निकाल के बैलेंस लिखना है, ठीक है। फिर इस तरह से नेक्स्ट पे आपने इसकी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इस तरह से आप ये आपने उसमें से निकाल देनी है वैल्यू को, ठीक है, जो बैलेंस बचेगा। आपने कंटिन्यू करते रहना, एंड पे आपके पास बैलेंस जो है वो 0 बच जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद में आपने 5% ले लेना है। अब सिंकिंग फंड होगा। सिंकिंग फंड कंप्राइज ऑफ एन अमाउंट सेट असाइड रेगुलरली फॉर सम फ्यूचर पेमेंट्स। ये वो होती है कि जो आप मुस्तकबिल में किसी खर्चे को बचाने के लिए कुछ अमाउंट आप जो जोड़ते हैं, इसको सिंकिंग फंड कहेंगे। दीज पेमेंट्स में बी रिलेटेड टू बॉन्ड रिटायरमेंट और पेमेंट ऑफ सम अदर लायबिलिटी। सिंकिंग फंड में ऑल्सो बी क्रिएटेड टू रिप्लेसमेंट फॉर एसेट इन द फ्यूचर। जैसे कि डेप्रिसिएशन अगर हो तो अब कहते हैं कि हमारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हम थोड़े से पैसे बचा लेते हैं ताकि हमें जब ये लेनी पड़ेगी तो उसके लिए हमारे पास पहले पैसे होंगे। A sinking fund is like a saving account where the sum accumulates and interest is earned. To make a sinking fund, we need to know the following: the future amount required, the rate of interest, the time period, and the frequency of payments and the amount of each installment. How to calculate the installment to make sinking fund? The information that we have is the amount needed in the future, the rate of interest and time. The amount of installment to get a certain amount is the future value is given, rate of interest is calculated by future value of annuity formula. यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है एग्जांपल के साथ। अगर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लेट इज्यूम वी नीड ₹1 lakh after 5 year, interest rate 10% per annum, and the amount will be deposited at the end of
एवरी ईयर। तो ये एनुटी ऑर्डिनरी एनुटी होगी। एफ वी के लिए क्या फार्मूला लगेगा, आर मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू पावर n माइनस 1 ओवर आर। तो इनकी जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे, आपका फॉर्मूला जो होगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी वो आपकी 16,379 रुपये आएगी। ये जैसे कि प्रोविडेंट फ़ंड भी होता है, ये एक ख़ास अमाउंट का सैलरी में से काट ली जाती है। अब टू मेक कंप्लीट सिंकिंग फंड लेट अस अज्यूम द फॉलोइंग टाइम टू एक्यूमुलेट द अमाउंट इज़ 5 years। द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड इज़ ₹5,000, इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। तो इंस्टॉलमेंट कैसी होगी, फ्यूचर वैल्यू में से डिस्काउंटिंग फैक्टर जो इसका होगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इंस्टॉलमेंट क्योंकि ये साल के शुरू में थी, सॉरी एंड पे थी, तो इंस्टॉलमेंट हमने ये पे की और उसके बाद में बैलेंस हमारे पास ये आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इंटरेस्ट इसमें से निकाल देनी है और इसकी इंस्टॉलमेंट में से ये जो 819 में से 81.9 निकाल देने हैं तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से आप 5,000 को इकट्ठा कर सकते हैं। अब सिंकिंग फ़ंड को ही कैलकुलेट करेंगे एनुटी ड्यू के साथ, जो कि साल के शुरू में है। इफ़ सिंकिंग फंड इज़ क्रिएटेड विद डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल earn more interest and so less amount will be deposited, the amount of installment will be less. If the sinking fund we need to accumulate an amount in the future, so we need the future value formula. The future value of an annuity due is FV is equal to R bracket open 1 plus R over power n minus 1 over R multiply by 1 plus R. How to calculate? Let us apply the formula of फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। इसका फार्मूला लगाना है तो आपने इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास अमाउंट इसकी आ जाएगी। इसमें भी यही आपने काम करना है कि इंस्टॉलमेंट यही है, बैलेंस सेम रहेगा। फिर उसके बाद में आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इसमें 10% प्रिंसिपल पे अगर आप लगाएंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसको आपने कैलकुलेट करते रहना है और उसमें से आपने जो वैल्यू निकालनी है वो फिर उसकी आगे प्लस हो जाएगी। ठीक है, 14,889 में फिर 14,889 और प्लस इंटरेस्ट ऐड होगी तो आपके पास 31,270 पे आ जाएंगे। ठीक है, इस वैल्यू का प्रिंसिपल का आपने इंस्टॉलमेंट का 10% लेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने आगे करते रहना है। अब की एलिमेंट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो there are several elements and application of time value of money that we have discussed. This module provides a summary of discussion of time value of money। की एलिमेंट इंटरेस्ट थे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने जाना, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, डेफर्ड या ऑर्डिनरी एनुटी, एनुटी ड्यू, परपेचुटी, शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिक्स कैश फ्लोज, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल और सिंकिंग फंड। ये तमाम चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में जानी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो।